सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CTV एंड इस वीडियो में हम जो है ब्रांड वैल्यूएशन के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। फिर देन RTP MTP सजेस्टेड की क्वेश्चन करेंगे, राइट। अब देखो, ब्रांड की बात है तो या तो जब है ब्रांड आप परचेस कर लो या तो खुद से ही जनरेट कर। परचेस करोगे तो दुकान पे जाओगे, परचेस करके आ जाओगे, ठीक है। तो देखो, दुकान पे गए, परचेस करके आए तो भैया एक ब्रांड देना, तो भैया जो भी आपने प्राइस पे करी वो ब्रांड की प्राइस हो जाएगी। पर इसमें एक ये चीज़ याद रखना कि तुमको एनुअल फीस पे करनी पड़ जाती है, फ्रेंचाइजी फीस पे करनी पड़ जाती है, वो इधर नहीं आता। तो मतलब कि एनुअल फीस और फ्रेंचाइजी फीस इधर नहीं आएगी। तो एक तो होता है कि परचेस कर लिया अपन ने, ठीक है, और एक होता है कि अपना वो एमलगमेशन में होता है ना कि आपने किसी को ज़रूरत से ज़्यादा पे कर दिया, तो बचा हुआ ब्रांड के लिए तो पे कर रहे हो आप। नेट असेट तो आपने 100 की ली, परचेस कंसिडरेशन 120 पे करा, तो ब्रांड के वैल्यू की है 20। तो एक तो अपन ने मार्केट में आके खरीद किया और एक एमलगमेशन वाला केस, ठीक है, ये होता है जब हम एक्वायर करते हैं। तो एक चीज़ ये याद रखना कि जो है आपने प्राइस पे करी अपने अधिकार को बचाने के लिए, टू सेव द पेटेंट राइट, इंफ्रिंजमेंट से अपने अधिकार को बचाने के लिए आपने कुछ फ़ीस पे करी, लीगल फीस, गुड फीस लगी, केस लड़ा, आपने सबने ये काम करे, आपने रजिस्टर करा, प्राइस पेड टू रजिस्टर सेव पेटेंट राइट फ्रॉम इंफ्रिंजमेंट। आपने ब्रांड को इंफ्रिंजमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपने केस लड़ा, सूट करी, तो ये सब फीस भी जो है इंक्लूड होगी। अब ऐसा है कि एक्वायर कर लो या तो खुद से जनरेट करो। अब खुद से जनरेट करोगे तो डेवलपमेंट की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, प्रमोशन की कॉस्ट सब लगेगी। इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एक होता है जो पे अपन बात कर रहे थे कि खुद से जनरेट करो तो जो कॉस्ट आपको लग रही है, ठीक है, ये जो प्राइस पे करके आए हो वो तो परचेस करते टाइम है। अब ये एक होता है एमलगमेशन वाला। अब जब खुद से जनरेट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि जो आप पे कर रहे हो, जो आप पे क्या करो, जितना आपको लग रहा है खर्चा बनाने में। एक होता है पोटेंशियल अर्निंग मॉडल, और ये तगड़ा मेथड होता है। इसमें हमने क्या किया कि ब्रांड की हमने निकाल दी प्राइस, हाँ, ब्रांड का हमने प्रॉफिट निकाल दिया। अब प्रॉफिट जो है उस डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर, तो इससे ब्रांड की वैल्यू आ जाएगी कि यार देखो 100 का प्रॉफिट कमाया है और 10% ब्रांड का कैपिटलाइजेशन फैक्टर है, ये हो जाएगा 100। एक नूब वालों के लिए यही है कि प्रॉफिट जो ब्रांड है डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर करा तो ब्रांड का वैल्यूएशन हो गया। अब पॉइंट ये है कि मैंने तो ऐसा बोल दिया कि ब्रांड का प्रॉफिट आएगा। अब ब्रांड का प्रॉफिट कैसे आएगा भैया, हमको तो प्रॉफिट दे के रखते, इससे हम ब्रांड का प्रॉफिट कैसे लेकर आए। तो भैया ऐसा तरीका है कि भाई तुम्हारे पास प्रॉफिट दे के रखा है, उसमें से टेंजिबल, अनब्रांडेड, इंटेंजिबल सबका माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ ब्रांड का है। मतलब कि ब्रांड के अलावा सारे प्रॉफिट माइनस कर दो प्रॉफिट में से, तो बचा हुआ ब्रांड का है, डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर कर दो। तो नूब वालों के लिए तो यही है। पर एक जो है एक उल्टा तरीका और होता है। क्या है वो तरीका? ये बोल रहे हैं कि आप ब्रांड के प्रॉफिट में मत जाओ, डायरेक्ट जो है प्रॉफिट दे कर रखा है, ठीक है, उसमें से पहले टेंजिबल वाले प्रॉफिट माइनस कर दो। देखो ब्रांड तो तुम्हारा इंटेंजिबल है, तो डायरेक्ट ब्रांड के प्रॉफिट पे क्यों आ रहे हो, ब्रांड से थोड़ा सा ऊपर उठो, आप इंटेंजिबल का प्रॉफिट निकालो। तो मैंने बोला ठीक है भैया, पैट में से जो है मैंने टेंजिबल माइनस करा तो इंटेंजिबल का प्रॉफिट आ गया। अब इंटेंजिबल का प्रॉफिट करके डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन करूँगा तो इंटेंजिबल्स की वैल्यू आएगी, और उसमें फिर ब्रांड वैल्यू के अलावा सारी वैल्यू माइनस करके जो बची हुई वैल्यू है वो ब्रांड की वैल्यू हो जाएगी। तो एक तरीका है कि ब्रांड के प्रॉफिट पे अटैक करके डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन फैक्टर से डिवाइड करूँ। दूसरा है कि भैया इंटेंजिबल्स के प्रॉफिट पे अटैक करूँ। अब इंटेंजिबल्स के प्रॉफिट पे अटैक करूँगा तो पैट में से टेंजिबल के प्रॉफिट माइनस करूँगा, इंटेंजिबल के प्रॉफिट पे अटैक करके डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट करके इंटेंजिबल की वैल्यू निकाल के ब्रांड के अलावा सारी वैल्यू माइनस करके जो बची हुई वैल्यू आएगी वो हमारी ब्रांड की वैल्यू हो जाएगी। तो ये है कि वो अटैक करने वाले तरीके। इलस्ट्रेशन 5 हम उसमें ही देखेंगे, राइट। वो तो हमको जो है वो क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि किस पे अटैक हो रहा है, राइट। अब देखो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे उससे हमको समझ में आ जाएगा क्या नहीं आई, इसमें अटैक हो रहा है ब्रांड पे, इसमें अटैक हो रहा है ब्रांड के प्रॉफिट पे, इस पर अटैक हो रहा है इंटेंजिबल के प्रॉफिट पे, ठीक है। जिस पे अटैक हो रहा है उसके डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट कर देंगे अपन। बाकी देखो, अब 2-3 एक्सट्रैक्ट जो मिलेंगे आपको पीएम में, क्या है कि अब भैया अपन फ्यूचर कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऐसा बोलते हैं कि दिस इज़ एक्सपेक्टेड, ग्रोथ की बात करें कि एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज 0.25% ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो 0.25% ओवर द नेक्स्ट डिकेड होता है कि 0.25 करके 10 साल तक बढ़ेगा। पर अगर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इंक्रीज बाय 0.25% ओवर द नेक्स्ट डिकेड स्प्रेड इक्वली, तो स्प्रेड इक्वली में ऐसा है कि 0.25 हर साल नहीं बढ़ेगा, वो 0.25 टोटल 10 साल में बढ़ेगा, डिवाइड बाय 10 करके डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो 0.025 ईच ईयर बढ़ाओ आप। ये आपको दिखेगा क्वेश्चन स्प्रेड इक्वली का, एक जगह से स्प्रेड इक्वली से इतना अंतर हो जाता है। कुछ क्वेश्चन में आपको जैसे कि कुछ एक्सट्रैक्ट ऐसे भी दिखेंगे कि जैसे मार्केट साइज़ दे के रखी 8,000 करोड़, तो भैया मार्केट की साइज़ है ना, वो मेरी ब्रांड का कुछ भी नहीं है। उसमें चाइनीज़ का चीप चाइनीज़ इंपोर्ट क्या लिखा हुआ है, चीप चाइनीज़ इंपोर्ट 0.40% ऑफ बिजनेस एंड 0.60% ऑफ वॉल्यूम।
तो मुझे बताओ कि अब 8,000 करोड़ का वॉल्यूम है क्या? वो वॉल्यूम थोड़ी ना है, वॉल्यूम मतलब होता है क्वांटिटी। तो आप 8,000 करोड़ का हम बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं 8,000 करोड़ का बिजनेस है, ये वॉल्यूम का भी नहीं होता। तो 0.40% ऑफ बिजनेस लेंगे, क्योंकि 0.040% ऑफ बिजनेस को वॉल्यूम के कंपैरिजन में ऐसा भी बता दिया कि 0.60% ऑफ वॉल्यूम है, पर हमें 0.40% ऑफ बिजनेस लेना है। तो 8,000 करोड़ में से हम चाइना वाला माल या चीप चाइनीज़ इंपोर्ट जो है वो वाला सेगमेंट हटा देंगे, वो है 320 जो भी आएगा, 8,000 माइनस 0.40%, हाँ ठीक है, ये 32,000। फिर है P&L में डिस्क्लोजर। तो देखो P&L में डिस्क्लोजर में ऑब्वियस ही बात है, अब तुम्हारा ब्रांड है, इसका भी अमोटाइजेशन तो होता है। अब वो जो ब्रांड है अमोटाइजेशन के बाद किधर शो होगा? वो नॉन करंट एसेट में शो होगा, ठीक है, नॉन करंट एसेट में, इंटेंजिबल एसेट में। तो भी नॉन करंट एसेट में ये शो हो गया आपके इंटेंजिबल एसेट में। टेंजिबल में तो जाएगा नहीं, इंटेंजिबल में जाएगा। अब भैया ब्रांड के रिस्पेक्ट में जो अमोटाइजेशन का खर्चा है, जो एनुअल फीस जो भी पे कर रहे हो, उसको बाकायदा आप जब आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालोगे एक्सपेंडिचर में, ये अमोटाइजेशन और अदर एक्सपेंडिचर लेना, इससे आपका टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो P&L में आप इस तरीके से खर्चे को दिखाओगे तो ऐसा कुछ खास बात तो है नहीं इसमें। फिर बात आती है लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट में। तो एक रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है कि 10 साल से ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर 10 साल से ज़्यादा है तो देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट एविडेंस, एक सिग्निफिकेंट एविडेंस है जो आपके एजम्पशन को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। अब तुम बोलो कि ब्रांड पॉपुलर है तो एक ये सिग्निफिकेंट रीज़न हो गया, तो भैया ये कोई सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं होता है कि हमने 10 साल से ज़्यादा ही उसको चला दिया, ठीक है। तो यूथफुल लाइफ हम 10 साल ही लेते, 10 साल से ज़्यादा नहीं लेते। तो देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट एविडेंस है यार, देयर शुड बी साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है, जो शो करता है कि नहीं 10 साल से ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपन ने पढ़ा है कि भाई आप या तो परचेस कर लो बाज़ार से, या तो एमलगमेशन के थ्रू, और ये है खुद से जनरेट कर लो। तो जो भी कॉस्ट लग रहा है तुमको वो पोटेंशियल अर्निंग मॉडल अपन ने पढ़ा। और एक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो अपन को पता है कि फ्यूचर कैश फ्लो की अपन डिस्काउंटिंग करते हैं। अब पॉइंट ये है कि एनुअल फीस और फ्रेंचाइजी फीस अपन लेते नहीं हैं, वो स्प्रेड इक्वली वाला पॉइंट अपन ने समझ लिया, मार्केट साइज वाला समझ लिया कि वॉल्यूम क्या होता है, कि वॉल्यूम का कोई अपने को लेना देना नहीं है, अपने को बिजनेस से लेना देना है, ठीक है। और फिर साथ में हमने डिस्क्लोजर वाली पॉइंट पढ़ के ये बता दिया है कि 10 साल जो होता है हमारा ब्रांड की जो है ड्यूरेशन होता है, ठीक है। लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट ये 10 साल रहता है। अब इसके बेसिस पे हम फटाफट RTP के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो ये आ गया हमारा ब्रांड का ही पहला क्वेश्चन, ब्रांड का ही है। तो ए लिमिटेड मैन्युफैक्चरर कम डीलर है, रफ टफ ब्रांड ऑफ ट्राउज़र है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रांड हैज़ बिन वेल एक्सेप्टेड हो गया मार्केट में। कंपनी हैज़ अप्रोच बाय फॉरेन कंपनी इंगेज इन सेम ट्रेड टू एंटर इन एज अ पार्टनर। फॉरेन कंपनी आ रही है, बोल रही है कि हमारे साथ पार्टनर बन जाओ। अब उसके साथ डील नेगोशिएशन चल रहा है कि इसका ब्रांड का वैल्यूएशन कर रही है, तो ठीक है ब्रांड का वैल्यूएशन। अब मार्केट रिसर्च के हिसाब से हमको ये सब डेटा मिला है, ठीक है। स्प्रेड इक्वली हमको यहीं से दिख गया है, क्योंकि स्प्रेड इक्वली वाला पॉइंट है। अब आप समझ जाओगे कि क्या बात चल रही है। तो क्या बोल रहे हैं कि अब आपको ना वर्किंग नोट में सबसे पहले तो कैलकुलेशन करनी है बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारी क्या मतलब कि एक ट्रिकी कैलकुलेशन आपको करने की। अब बोल के रहे कि गारमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, ऑफ विच ए इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो वो बोल रहे हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री तो ग्रो होगी 9% से पर एनम अब नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो 9%, 9%, 9%, 9%, 9% तो बोल दिया। और प्रेजेंट मार्केट साइज जो है वो 7500 है, ठीक है। तो 99% से बढ़ेगा। अब कुछ अदर ब्रांड है जो नेशनल इंटरनेशनल इन द मार्केट है, एंड कुछ डुप्लीकेट ब्रांड्स भी है जो अनअवॉइडेबल है। द शेयर ऑफ सच प्लेयर इज एस्टिमेटेड टू बी 63%। तो नेशनल इंटरनेशनल अदर ब्रांड को जो अपन मान रहे हैं तो वो 63% इनका शेयर है, ठीक है। एंड मार्केट शेयर ऑफ अदर नेशनल ब्रांड विल इंक्रीज 0.25% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो भाई अब देखो 63% टोटल इंडस्ट्री मार्केट है, ठीक है, सच प्लेयर्स का, और कुछ अदर नेशनल ब्रांड है, ठीक, उनका जो है विल इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ अदर नेशनल ब्रांड्स विल इंक्रीज 0.25% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स, ठीक है। तो इनका 63% है और 0.25% बढ़ जाएगा। द शेयर ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो 1.5 टाइम्स ऑफ नेशनल ब्रांड। अभी अपन ने अदर नेशनल ब्रांड बोला और अपन इंटरनेशनल ब्रांड की बात कर रहे हैं कि यार अदर नेशनल ब्रांड भी अगर बढ़ रहा है तो इंटरनेशनल ब्रांड भी जो है 1.5 टाइम्स ऑफ नेशनल ब्रांड बढ़ेगा। और डुप्लीकेट ब्रांड है वो 2.5% ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स स्प्रेड इक्वली, कि अगले 5 साल में जो है 2.5% तक गिरेगा, ठीक है। तो अब देखो
अदर नेशनल ब्रांड बढ़ा जैसे कि +0.25, ठीक है, 1.5 टाइम्स इसका इंटरनेशनल बढ़ा, तो 0.25 इंटू 1.5 ये है 0.375, ठीक है। तो 0.25 प्लस 0.375, 0.25 प्लस 0.375 ये हो गया 0.625, ठीक है। अब 2.5% का डिवाइड बाई 5 करो, ये 0.5, तो 0.5 कम भी तो हो रहा है, ठीक है, 0.500, तो ले दे के बढ़ कितना रहा है, 0.125 आपका बढ़ रहा है, ठीक है, 0.125 आपका बढ़ रहा है। तो 0.125 आगे अगर बात करें तो 0.125% जो है दूसरे लोग बढ़ रहे हैं। तो एक तो बार आपने बात कर दी कि 9% से जो है इंडस्ट्री बढ़ रही है, पर ये भी आपने बात करी है कि 0.125% से दूसरे लोग भी बढ़ रहे हैं। तो पहले जो शेयर था जो है अपना 63%, वो दूसरे लोगों का 63.125 हो गया। तो ऐसे करते हुए आप 5 साल का निकाल लो। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि मार्केट शेयर ए का जो है वो 0.125 गिर रहा है। अब आपने बात करके रखी थी कि 9% से जो है इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो 9% से इसको तो बढ़ा, ठीक, इंडस्ट्री से शेयर निकाल लिया, शेयर ए का निकाल लिया, इससे वैल्यू निकाल लो। अब देखो ये जो वैल्यू है, अब इसका आप क्या करोगे, है ना। अब देखो क्या बोल के रखा है, द फॉरेन पार्टनर नीड द एक्सपेक्टेड फॉरेन पार्टनर नीड द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द कंपनी टू बी री इंजीनियर्ड, उससे जो है इंक्रीज हो जाएगा यील्ड बाय 3% आफ्टर 1 ईयर ओवर द प्रेजेंट यील्ड, जो 10 है ना वो 13 हो जाएगा, ठीक है। यील्ड ऑफ द कंपनी बाय 3% ओवर आफ्टर 1 ईयर ओवर द प्रेजेंट यील्ड 10%, फॉलोड देयर आफ्टर फर्दर इंक्रीज हो जाएगा 5% ईयर ऑन ईयर। तो समझ रहे हो, 10 का होगा 13 और 13 का होगा फिर 18 का होगा 23, ऐसे करते हुए चीज़ें चलेगी। अब देखो 10 का हो जाएगा 10 हो जाएगा, पहले तो देखो पहले 10 है, क्योंकि बोल के क्या रखा है कि 1 साल बाद बढ़ेगी ना, ये भी नहीं बोला कि एकदम से बढ़ेगी। फिर 10 का हो गया 13, फिर 18, 23, 28। चलो इसका अपने डिस्काउंटिंग कर रही है तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया। डिस्काउंटिंग किससे करोगे, पहले ये भी देखो, डिस्काउंटिंग जो है इस तरीके से दे के रखा है, ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग दे के रखी है, ब्रांड वैल्यू हमारी आ गई। तो स्प्रेड इक्वली वाला कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे, राइट। देखो बाकी तो अभी कुछ उसमें ब्रांड वैल्यूएशन का आया नहीं है, देख लेंगे हम ब्रांड वैल्यूएशन का। अगला क्वेश्चन भी कोई ब्रांड वैल्यूएशन का नहीं है, वैल्यूएशन गुडविल का है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन आ गया, ये वही गारमेंट इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन आ गया, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो स्प्रेड इक्वली वाला कंसेप्ट इधर भी आ गया। अब देखो वही फिगर में कोई चेंज ही नहीं है, देखो वो 36.125% से कम हो जा रहा है। 10 का 13 हुआ, 13 का 18 हुआ, 18 का 23, 23 का 28, यही चले जा रहा है। बाकी जो है स्मॉल लॉट ये सब तो ठीक है। ये इससे अब ब्रांड का क्वेश्चन, 1 सेकेंड, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है, ठीक है, इसमें वैसे कुछ ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा नहीं अभी। बाकी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये भी इसका ही गुडविल का क्वेश्चन है, ये भी गुडविल का ही क्वेश्चन है, शेयर का क्वेश्चन है। ब्रांड का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, शेयर का क्वेश्चन है ये भी, परफॉर्मेंस अप्रेजल गुडविल का क्वेश्चन है ये भी, ये सब है। 2 तो क्वेश्चन है आरटीपी में, कर लिया अपन ने, और अपन वो देख लेते हैं अपने क्या अपना ये मई 21 की आरटीपी। एमटीपी में तो आज तक ब्रांड का कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आया एमटीपी में अभी तक। देखो अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ब्रांड वैल्यूएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, अब देखते हैं कि किस पे अटैक हो रहा है। एक तो अपन ने जो है वो डिस्काउंट कैश फ्लो का निकाल लिया था क्वेश्चन, ठीक है, स्प्रेड इक्वली वाला। अब देखो ये क्वेश्चन अटैक वाला क्वेश्चन है। देखो पैड देख रखा है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट देख रखा है, इंटेंजिबल ब्रांड के अलावा सबका देख रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख रखा है 14% और रिटर्न ऑन टेंजिबल। तो ठीक है भैया, टेंजिबल पे रिटर्न कैलकुलेट करके टेंजिबल का रिटर्न तो माइनस कर दे कम से कम, है ना। तो 2500 में से पहले 1800 माइनस कर दो, तो 2500 में से 1800 माइनस करो, आ जाएगा 700, डिवाइड बाय कर दो 25%। तो इधर जो अटैक हो रहा है, ये अटैक जो है इंटेंजिबल पे हो रहा है, तो 700 डिवाइड बाय 25% करो, या है 2800। उसमें से जो है अदर देन ब्रांड के सारे इंटेंजिबल माइनस कर दो, ये 300 अपना ब्रांड की वैल्यू आ गई। ये इंटेंजिबल पे अटैक हो गया, हमने क्वेश्चन ये निकाल लिया 1300 आ रही वैल्यू, 2800 में से 1500 माइनस कर दो। एक ही तो क्वेश्चन आया है अभी तक एमटीपी में से। अब हम जो है थोड़े से पास पेपर देख लेते हैं, राइट। तो इसमें जो है बनती बात है कि इसमें ये तो ठीक है गुडविल के क्वेश्चन है, ठीक। देखो ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑरेंज लिमिटेड वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें जो मैं बात कर रहा था वो चीप चाइनीज़ इंपोर्ट वाले, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट पहले इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ऑरेंज लिमिटेड जो है, तो ऑरेंज लिमिटेड ने हायर करके रखी है एक मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म, मोबाइल इंडस्ट्री का डेटा है नेक्स्ट 10 ईयर्स का। मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो 4% ग्रो कर रही है, ठीक है।
3 साल तक, फिर जो है 8% है फॉर सब्सिक्वेंट 7 ईयर्स, मतलब अगले 7 साल। सब्सिक्वेंट ये 7 मतलब अगले 7 साल। अब मार्केट साइज इन टर्म्स ऑफ अनइनकम्बर्ड बेसिस सेल ऑफ मोबाइल, वो मार्केट साइज अभी तो 16,000 है, ठीक है, जिसमें जो है डोमिनेटेड बाय मीडियम लार्ज प्लेयर, उसके अंदर जो है रफली 10% तो फेक ब्रांड है, ठीक है, तो फेक है अपने 10% एंड लोकली मैन्युफैक्चर्ड, और ये जो है 0.25% से बढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है। चीप चाइनीज़ इम्पोर्ट जो है 40% बिजनेस है, 60% वॉल्यूम है, तो अपन तो जो है सिंपल सी बात है, अपन तो 40% ले रहे हैं, तो 10% ये 40% ये, और ये इंक्रीज़ कितने से हो रहे हैं 0.50 से, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट डिकेट। अब ओवर द नेक्स्ट डिकेट बोला, स्प्रेड इक्वली नहीं बोला। अब अदर लार्ज प्लेयर्स है वो 34% है, ठीक है, तो एक को 34% हो गए, और ये जो है 0.50 से ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर गिर जाएंगे, तो ये बढ़ जाएंगे, ये गिर जाएंगे, तो ये हो गया अपना सेट ऑफ, ठीक है। अब बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में है, तो यील्डिंग जो है पहले 2 साल तक तो विल स्टार्ट यील्डिंग रिजल्ट्स इन 2 ईयर टाइम एंड इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, तो अभी जो है वो 10% है, 2 साल बाद 13% हो जाएगा, ठीक है, नहीं बोल के देखा है इंक्रीज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी बाय 3% फ्रॉम एग्जिस्टिंग 8, तो अभी 3 साल तक 8 रहेगा, नहीं 2 साल तक 8 रहेगा, फिर उसके बाद तीसरे साल से 11 हो जाएगा, ठीक है, तो ये रहेगा तुम्हारी यील्ड, ये तुम्हारी यील्ड रहेगा, और डिस्काउंट रेट तुम्हारा 10% रहेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो पहले 2 साल 8 है, फिर 11% है, राइट। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो 10% तो ये हो गया कवर, 40% ये तो 50 और 84, क्योंकि 34% ये है, तो बचा कितना हमारे पास 16, ठीक है। उसमें भी 0.25% तो दूसरे बढ़ रहे हैं। अगर इंक्रीज़ की बात करें तो ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। पर ये जो फेक ब्रांड है ये 0.25% बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा शेयर जो है 16 में से माइनस 0.25 करो 15.75 हो रहा है। अब 0.25 ओवर दी डिकेड, ठीक है, 0.25 ओवर दी डिकेड। देखो एक तो होता है कि मैं पहले अभी के एग्जिस्टिंग सिचुएशन निकाल लेता हूँ, फिर जो है मैं चेंज निकाल रहा हूँ कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरा शेयर कितने से कमी हो रही है। तो एक तो अपन ने निकाल लिया ना, लास्ट ईयर का मार्केट शेयर निकाल लिया, ठीक है। तो देखो पहले तो ये इंक्रीज़ अपन पढ़ रहे थे कि भैया ये इंक्रीज़ भी होगा, पहले 3 साल तो 4% से, फिर उसके बाद जो है 8% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये तो हम चलो निकाल लेंगे। उसमें जो है ये अपन ने उसमें अपना मार्केट शेयर का परसेंटेज है, अब मार्केट शेयर का परसेंटेज है तो वो भी अपन ने निकाल लिया। इन्होंने इस क्वेश्चन में स्प्रेड इक्वली नहीं देते हुए भी इन्होंने स्प्रेड इक्वली जैसे कैलकुलेट किया है, पर अपन समझ जाते हैं कि 15.75 हो जाएगा, 15.50 हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो मार्केट शेयर आ जाएगा। इससे फिर जो है हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट हमको पता है कि किस तरीके से निकलेगा कि पहले 2 साल तो 8% है, फिर 11% है, डिस्काउंटिंग फैक्टर करके हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लिया, तो इससे हम ब्रांड वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो इन्होंने एक विदाउट स्प्रेड इक्वली करके भी कैलकुलेट करा है कि 0.75, 0.50, 0.25 कम कर करके करा है, तो हम तो समझ लेते हैं कि स्प्रेड इक्वली दे के रखा होगा तो हमको ऐसे कैलकुलेट करना है, और स्प्रेड इक्वली नहीं दे के रखा हो तो हमको कैसे कैलकुलेट करना है। फिर देखो एक और क्वेश्चन है जिसमें अटैक कर रहे हैं। अब किस पे अटैक कर रहे हैं? ये कैपिटलाइजेशन इंटेंजिबल के दे के रखे, वही वाला रिपीट वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो लेते कि वो 800 रुपये की वैल्यू आ रही थी, इसमें भी नहीं, पर उधर 1300 की वैल्यू आ रही थी। तो देखो सबसे पहले तो पैड की बात करके रखी, टेंजिबल फिक्स एसेट की बात करके रख दी। अब टेंजिबल फिक्स एसेट है तो उस पर 19% कैलकुलेट कर लो। टेंजिबल फिक्स एसेट अपना 15,000 है, उसका 19% कैलकुलेट करो, 2850 माइनस 3500 करो तो 650 इंटेंजिबल का है, और इंटेंजिबल का 650 है तो 650 डिवाइड बाई 25% करो तो इंटेंजिबल की वैल्यू 2600 आ गई। उसमें जैसे जो आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल है ब्रांड के अलावा, वो 2600 में से 1800 माइनस करो तो 800 हमारी ब्रांड की वैल्यू आ गई। अब हम बात को समझते हैं कि इधर टेंजिबल फिक्स एसेट से जो हमने प्रॉफिट निकाला वो माइनस करके हमने फिर इनटेंजिबल के प्रॉफिट पे अटैक करके उसको कैपिटलाइज करा, उसकी वैल्यू निकाली, उसमें से ब्रांड के अलावा सारे आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल को माइनस करके फिर हमारी जो वैल्यू आती है वो ब्रांड की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से जो है 800 वैल्यू आ गई। इधर भी वही क्वेश्चन है कि फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डेटा 10 साल की जगह 6 साल का दे दिया, मार्केट साइज है तुम्हारा 10,000, अब वही 15% इसका मार्केट है, फिर उतना परसेंट इसका मार्केट है, इस तरीके से क्वेश्चन है पूरा का पूरा। तो हम जो है पहले मार्केट शेयर एस का निकाल लेंगे, फिर हम ये देख लेंगे कि कितने से फ्लक्चुएट हो रहा है वो भी निकाल लेंगे। इस तरीके से मार्केट साइज आ जाएगा, मार्केट शेयर आ जाएगा, मार्केट शेयर आ जाएगा तो भाई अपन जो है उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। वो यील्ड
मार्केट शेयर का परसेंटेज है तो मार्केट शेयर का अमाउंट आ जाएगा, फिर इस पर वो प्रॉफिट वाला परसेंट लगा के यील्ड आ जाएगा। और यील्ड में भी अब प्रॉफिट भी ऐसा है कि पहले साल 10% ही देगा, कोई क्वेश्चन में बोल के रखा होगा कि एग्जिस्टिंग 10% है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी 1 साल बाद जो है बढ़ जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके से जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर है, कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो देख रखा डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज़ करते हुए इन्होंने जो है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो निकाल लिया और इस तरीके से इन्होंने ब्रांड की वैल्यू निकाली। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो अप्रोच है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ब्रांड वैल्यूएशन के तो सारे क्वेश्चन ओवर हो गए अपने जो भी क्वेश्चन थे। अब देखो पीएम में एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमको देख लेना चाहिए, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है हम कर लेंगे। पीएम में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7, वो फटाफट देख लेते हैं। क्या बोल के रखा है कि 1 अप्रैल 2016, ठीक है, एक नई एसेट परचेस करीब 7,20,000 की, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ ओके लिमिटेड आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। अब आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 3,44,000 है, तो एक नई एसेट 7.2 लाख की फेयर वैल्यू ऑफ ओके लिमिटेड की आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है वो 3.44 लाख है। अब स्मार्ट लिमिटेड इज ऑफ व्यू दैट की पॉपुलैरिटी अच्छी है तो लाइफ ऑफ द रिजल्टिंग गुडविल अनलिमिटेड होना चाहिए। देखो ओके लिमिटेड की ठीक है परचेज अ न्यू एसेट ऑफ ओके और फेयर वैल्यू थी 344, तो बचा हुआ गुडविल है। तो क्या पॉपुलैरिटी थोड़ी ना रीज़न होता है, 10 साल तक ही करेंगे इसको अमोटाइज, तो कर लो। देखो अब तुमने एक्वायर करा है, ठीक है, एक्वायर के कहाँ एक्वायर करा है, मार्केट से नहीं एक्वायर करा है, पर तुम्हारा ये एमलगमेशन वाला सीन है जो एक क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि एक नोट्स में 7,20,000 में से 3,44,000 माइनस करो, तो 7,20,000 माइनस 3,44,000 ये 3,76,000 को 10 साल तक कर लो अमोटाइज। तो देखो नोट्स टू अकाउंट में अमोटाइजेशन करके बैलेंस जो है बैलेंस शीट में शो हो रहा है 3,38,400 के हिसाब से शो हो रहा है। और ये जो अमोटाइजेशन है ये आप जो है बाकायदा P&L अकाउंट में, ये तो P&L अकाउंट में जो है बाकायदा आप अमोटाइजेशन से शो करोगे, अमोटाइजेशन का नोट बना के। अब देखो एक फ्रेंचाइजी परचेस करी है, तो स्मार्ट लिमिटेड ने एक फ्रेंचाइजी परचेस करी है टू ऑपरेट बोटिंग सर्विस, ठीक है, कि ताकि बोटिंग सर्विस ऑपरेट कर सके स्टेट गवर्नमेंट से लिए 1,20,000 में। तो फ्रेंचाइजी परचेस करी 1,20,000 में, तो यही अपना हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं, सॉरी ये तो आपने मार्केट से परचेस किया था, 1,20,000 की कॉस्ट हो गई। अब अपन ने पढ़ा था इसमें एनुअल फीस नहीं लेते, ठीक है, तो 5 साल में फ्रेंचाइजी एक्सपायर हो जाएगी, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 5 कर देंगे अपन, ये 24,000। अब बोटिंग का रिवेन्यू है 40,000, तो 40,000 अपना P&L में आ जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और स्मार्ट के प्रोजेक्ट के फ्यूचर रिवेन्यू है 80,000 इन 17-18, क्योंकि 16 में लिया ना तो 17-18, और 1,20,000 पर एनम जो है फॉर 3 ईयर देयर आफ्टर, उसके बाद अगले 3 साल तक ऐसा है। तो 16-17 में 40 है, फिर 80 है, फिर 1,20,000 है ओवर द ईयर। अब देखो फ्रेंचाइजी से 1,20,000 है, तो अमोटाइज तो कर दो 5 साल में, तो 24,000 माइनस करोगे, ठीक है, ये 96,000 है, ये हो गया। पर रिवेन्यू तो अपन सिर्फ 40,000 ही बुक करेंगे, एक्सपेक्टेड रिवेन्यू तो अपन बुक करने से है। और ये वाला भी अमोटाइजेशन जो है वो अपन अमोटाइजेशन के एक्सट्रैक्ट में जोड़ देंगे। अब 5 जुलाई को बात आती है कि स्मार्ट लिमिटेड वॉज ग्रांटेड अ पेटेंट, ठीक है, तो स्मार्ट लिमिटेड वॉज ग्रांटेड अ पेटेंट, तो स्मार्ट लिमिटेड वॉज ग्रांटेड अ पेटेंट दैट हैड बीन अप्लाइड फॉर बाय ओके लिमिटेड। तो स्मार्ट लिमिटेड को पेटेंट मिला, पर उसके लिए स्मार्ट लिमिटेड ने जो है लीगल कॉस्ट 1,02,000 करी उसको रजिस्टर करने की, 1,70,000 सक्सेसफुली उसको प्रोसिक्यूट करना पड़ा, तो सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करा तब जाके उसको 1,70,000 उधर के मिले, 1,02,000 इस तरीके से मिले, तो 2,72,000 का तो उसका कॉस्ट हो गया, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 27,200 जो है इसका बाकायदा अमोटाइजेशन कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब 10 साल ही इसका भी मानेंगे, ठीक है, ये अमोटाइजेशन कॉस्ट भी P&L में चले जाएगा, ठीक है। अब समझो इसमें और भी चीज़ें, तो हमने अमोटाइजेशन की एक्सपेंडिचर भी निकाल ली है, और इधर अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि एनुअल फीस जो है वो 1% ऑफ बोटिंग रिवेन्यू है। तो भैया 40,000 था ना, उसका 1% कर ले, 400 रुपये बोटिंग रिवेन्यू, ये अदर एक्सपेंसेस में 400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि स्मार्ट लिमिटेड ने फॉलो करा अकाउंटिंग पॉलिसी टू अमोटाइज। अब स्मार्ट लिमिटेड ने फॉलो करी अकाउंटिंग पॉलिसी कि अमोटाइज कर देते सारे इंटेंजिबल। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो शेड्यूल शोइंग इंटेंजिबल सेक्शन, तब एक शेड्यूल बनाना है बैलेंस शीट का, और जो है शेड्यूल शोइंग रिलेटेड एक्सपेंसेस P&L का बनाना है, वो तो अपन ने बना ही दिया है। साथ ही साथ जो है बाकायदा, और ये एजम्पशन जो है वो पॉपुलैरिटी का है, तो 10 साल से ऊपर वो एजम्पशन भी वैलिड नहीं है, तो अब ये अपन भी लिख देंगे। तो अपन ने वर्किंग नोट भी बनाए, बैलेंस शीट के भी नोट्स टू अकाउंट बनाए, ठीक है। तो बैलेंस शीट में तो अपन ने नॉर्मल चीज़ लिखी, ठीक। अगर अपन देखें तो बैलेंस शीट में अपन ने जो है फिगर्स लिखे पूरे, पर ये अमोटाइजेशन 88,000 कैसे आया, बाकायदा अपन ने इधर से लिखा, ठीक है, कि गुडविल के नाम पे इतना है, फ्रेंचाइजी के नाम पे इतना है, लीगल कॉस्ट के नाम पे अमोटाइजेशन इतना है, ठीक है। फिर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू निकाल ली, जो कि ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है।
वो ये जो है मतलब हमने सब इधर कैलकुलेट करा, वो निकाल लिया, फिर वर्किंग नोट भी था, वर्किंग नोट भी हमने करा। ये भी बताना ज़रूरी है कि भैया अभी हमने इतना अमोर्टाइज कर लिया, तो बचा हुआ भी तो पोर्शन है, तो ये बचा हुआ पोर्शन है, ये बचा हुआ जो है बाकायदा हमने नोट्स टू अकाउंट में उसको एक्सट्रैक्ट में दिखाया कि देखो ये बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है। ये बैलेंस शीट में जाएगा, जो अमोर्टाइजेशन किया है वो पीएनएल में जाएगा, और अदर एक्सपेंसेस यही पीएनएल में जाएंगे। तो ये पूरा कैलकुलेशन करा, इधर थोड़ा सेग्रीगेशन करा, ये पीएनएल में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसको बैलेंस शीट में लेगा, इसको पीएनएल में लेगा। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर लिया, और अपने जो है ब्रांड वैल्यूएशन के सारे क्वेश्चन अब होते हैं ओवर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।